मेटल एंड नॉन मेटल। क्लास 9th में हमने पढ़ा था कि जो मैटर होता है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक होता है प्योर सब्सटेंस एंड एक होता है इम्प्योर, प्योर एंड इम्प्योर, राइट। प्योर सब्सटेंस फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड था, एक होता था एलिमेंट एंड एक होता था कंपाउंड, एलिमेंट एंड कंपाउंड, राइट। तो मैटर दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक प्योर एंड एक इम्प्योर। प्योर सब्सटेंस के अंडर में आता है एलिमेंट एंड कंपाउंड। अब आपको याद होगा एलिमेंट को अगर फर्दर आप देखोगे तो आपको तीन चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी, एक मिलेगा मेटल, दूसरा नॉन मेटल एंड तीसरा मेटलॉइड, मेटलॉइड, राइट। अच्छा, और अगर कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड में क्या होता है, फर्दर आप डिवाइड कर सकते हो एसिड, बेस, सॉल्ट एक्सेट्रा। तो ये लास्ट वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है। आज हम बात करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। तो मेटल्स किनको बोलते हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, नॉन मेटल कैसे होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, वो सब हम अभी देखने वाले हैं। अभी तक हमको पता है कि 118 एलिमेंट मौजूद हैं। आज के डेट में 118 एलिमेंट मौजूद हैं। वो 118 एलिमेंट डिवाइडेड हैं मेटल में, नॉन मेटल में एंड मेटलॉइड में। तो मेटल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं एक बार ज़रा देख लेंगे। मेटल्स की क्या क्या प्रॉपर्टी है, या फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल की क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो जब कभी भी आप किसी मेटल को देखते हो, जैसे लोहा, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सब क्या है, मेटल है। एल्युमिनियम एक मेटल है। तो जब आप उनको देखते हो तो आपको क्या पता चलता है उनके बारे में, सबसे पहला आपको पता चलेगा कि मेटल आर वेरी हार्ड। क्या आप लोहे को दबा सकते हो, नहीं दबा सकते। क्या आप एल्युमिनियम को दबा सकते हो, बहुत मुश्किल है दबाना, काफ़ी हार्ड होते हैं ये। ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, दीज आर द मेटल। तो दे आर वेरी हार्ड। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं इसलिए इनसे आप वही चीज़ें बनाते हो जो कंपैरेटिवली आपको मजबूत चाहिए। जैसे आपको कोई गाड़ी बनानी हो तो गाड़ी बनाने के लिए आप स्टील का इस्तेमाल करते हो, एल्युमिनियम का इस्तेमाल करते हो, राइट। घर बनाना हो तो आयरन का सरिया लगता है क्योंकि ये हार्ड होते हैं। कोई ब्रिज बनाना हो तो सीमेंट के साथ साथ आपको ये पाइप्स डालनी पड़ती है, पाइप्स बोलूँ या बार बोल सकता हूँ, आयरन के वो डालने पड़ते हैं, राइट। तो दे आर वेरी हार्ड। दूसरा कि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। आपने देखा होगा दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जो घर में बर्तन होते हैं, बर्तन किसके बने होते हैं, मेटल के, क्योंकि वो हीट के गुड कंडक्टर होते हैं, इसीलिए उसमें हीट आराम से फैलती है तो खाना बनता है, बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, राइट। उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी, दे आर मैलिएबल। दे आर मैलिएबल। मैलिएबल का मतलब क्या हो गया, मार मार के आप उनको चपटा कर सकते हो। चपटा कर सकते हो मतलब थिन शीट में उनको कन्वर्ट कर सकते हो। ब्रैकेट में मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मैलिएबल वाली प्रॉपर्टी का मतलब उनको आप शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। चौथा, दे आर डक्टाइल। दे आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब क्या हो गया कि दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स। मेटल की देखो पतली पतली तारें बनाई जा सकती हैं। जैसे आपने देखा होगा कॉपर की वायर जो आपके घर में लगी हुई है, क्यों वो इतनी पतली पतली वायर में कन्वर्ट हो पाई, क्योंकि वो डक्टाइल है। वही अगर आप नॉन मेटल देखो तो भाई नॉन मेटल को तो आप कर नहीं सकते। जैसे आप क्लोरीन देख लो, ब्रोमीन देख लो, इनको आप वायर्स में थोड़ी कन्वर्ट कर सकते हो, ये तो लिक्विड फॉर्म में वैसे भी, राइट। ओके, चौथा। फिर उसके बाद पांचवा, दे हैव मेटेलिक लस्टर, है ना। बेसिकली ये क्या होते हैं, ये काफ़ी शाइन करते हैं, लस्टर। तो ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ, उनकी जो शाइनिंग करने की एबिलिटी होती है उसी को हम लोग लस्टर बोलते हैं। तो मेटल शाइन करते हैं। सिल्वर देखो कितना शाइन करता है। सिल्वर से तो मिरर बनता है। आपको मालूम है मिरर कैसे बनता है, पहले एक कांच का एक शीट लिया जाता है, ये कांच है। अब कांच क्या होता है, उसके आर पार आप देख सकते हो। जैसे आपकी गाड़ी में जो सामने वाला शीशा होता है वो कैसा होता है, वो कांच है नॉर्मल। तो उसमें क्या होता है, आप अंदर बाहर देख सकते हो, अंदर का आदमी बाहर देख सकता है, बाहर का अंदर। उस कांच में क्या करते हैं, उस कांच की एक तरफ, ये देखिए जैसे कांच है, इसकी एक तरफ ना सिल्वर लगा देंगे, सिल्वर का पेंट कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इसमें सिल्वर का पेंट कर देंगे इसकी एक साइड। और सिल्वर इज़ अ गुड रिफ्लेक्टर, बहुत शाइनिंग होता है, रिफ्लेक्टर अच्छा होता है वो। तो क्या होता है कि जैसे आपने इस कांच में वो लगाया सिल्वर, तो तुरंत आप देखोगे कि ये मिरर में कन्वर्ट हो गया। अब आपको आर पार नहीं दिखाई देगा, आपको अपने ही फोटो दिखाई देगी इस शीशे में, ठीक है। तो मेटल का शाइनिंग काफ़ी अच्छा रहता है, मेटल हैव लस्टर, राइट। उसके बाद दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसे? आपने देखा है कॉपर की वायर घर में इस्तेमाल की जा सकती है। कॉपर ना हो, अगर आप अमीर आदमी हो तो आप सिल्वर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। सिल्वर तो कॉपर से भी अच्छा कंडक्टर होता है, लेकिन फिर भी सिल्वर महंगा होता है, इसके लिए लोग सिल्वर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, राइट। लेकिन जितने भी मेटल होते हैं दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? उसकी वजह समझो। ये देखो, सपोज करो ये मैंने मेटल का एक पीस ले लिया, अगर मैं इसको ध्यान से ऑब्जर्व करूंगा तो मुझे पता चलेगा इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन? फ्री इलेक्ट्रॉन। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ये घूमते रहते हैं रैंडमली मेटल के अंदर। जब तक तो करंट नहीं है तब तक ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रैंडमली इधर उधर घूमते रहेंगे, ऐसा ऐसा सब लोग कोई किधर ऐसा रैंडम, है ना। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर बैटरी कनेक्ट कर देते हो, या आपने बैटरी कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा? बैटरी कनेक्ट करते ही ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सब एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे। जो पहले रैंडमली मूव कर रहे थे, अब ये सारे के सारे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियसली बैटरी के पॉजिटिव की तरफ वो जाना पसंद करेंगे। तो ये देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऐसा जाने लगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये इधर, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर, सब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना शुरू कर दिए, राइट। तो पहले रैंडमली इधर उधर घूम रहे थे, इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पा रहे थे, अब एक प्रॉपर डायरेक्शन में फ्लो करना ये शुरू कर दिए। तो मेटल क्यों अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के? बिकॉज मेटल है फ्री इलेक्ट्रॉन। मेटल के पास क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है? चार्ज। और व्हाट इज करंट? करंट क्या होता है? करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम। करंट क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। तो अगर करंट फ्लो कराना है तो चार्ज का होना जरूरी है। चार्ज होएगा तो ही करंट फ्लो होगा, अगर चार्ज ही नहीं है तो करंट फ्लो नहीं होगा, राइट। तो चार्ज का होना बहुत जरूरी है। अब चार्ज के नाम पे हो सकता है फ्री इलेक्ट्रॉन हो या हो सकता है फ्री आयन हो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। फ्री इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है या फ्री आयंस भी हो सकता है। अब अगर मैं एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लूं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, सपोज एक बर्तन है, उसमें पानी है, उसमें मैंने पानी डाल रखा है। पानी में अगर मैं कोई एसिड डाल दूं या कोई बेस डाल दूं या कोई सॉल्ट डाल दूं, इन तीनों में से अगर मैं कोई भी चीज इसमें डाल दूं तो ओवरऑल मैं इस सॉल्यूशन को बोलूंगा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। क्या बोलूंगा मैं इसको? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। भले ही मैं एसिड डालूं या बेस डालूं या सॉल्ट डालूं, कोई सा भी डालूं, बोलूंगा मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, राइट। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है इसमें फ्री आयंस बनते हैं। जैसे मान लो आपने HCl डाला तो HCl पानी में जाते ही क्या बन जाएगा? H+ एंड Cl- आयन। तो देखो क्या ये आयन में कन्वर्ट हो गया? यस। तो ये जो आयन होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का काम करते हैं। अगर प्योर वाटर है, प्योर वाटर, तो प्योर वाटर इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि प्योर वाटर में H+ एंड मतलब आयंस नहीं होते हैं। प्योर वाटर में कोई भी आयंस नहीं होते हैं। लेकिन जैसे आपने एसिड डाला तो जो भी एसिड डालोगे वो अपने कंस्टिट्यूएंट आयन में टूट जाएगा। जैसे HCl H+ एंड Cl- में टूट जाएगा, H2SO4 2H+ एंड SO4 2- में टूट जाएगा। सिमिलरली आपने बेस डाला, मान लो NaOH डाला, तो NaOH डालते ही क्या हो जाएगा? Na अलग हो जाएगा Na+ बन करके एंड OH- अलग हो जाएगा, राइट। तो देखो यहाँ पर बेस भी आयंस में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली सॉल्ट, कोई सा सॉल्ट ले लो, मान लो NaCl आपने लिया तो NaCl कन्वर्ट हो जाएगा Na+ में एंड Cl- में, तो ये भी आयन फॉर्म करेगा। तो जब कभी भी फ्री आयंस हो या फ्री इलेक्ट्रॉन हो तो वो चीज हमेशा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो याद रखना, मेटल के केस में इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने की वजह क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या वजह है? फ्री आयंस। क्लियर है? सो दीज आर द सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। और एक बात याद रखिएगा, ये जितने भी प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं दीज आर द जनरल प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज हैं ये? दीज आर द जनरल प्रॉपर्टीज। जनरल प्रॉपर्टीज मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत सारे आपको, एक्चुअली बहुत सारे भी नहीं, कुछ ऐसे आपको एलिमेंट्स जरूर मिलेंगे या कुछ ऐसे मेटल जरूर मिलेंगे जो एक्सेप्शन शो करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बोला कि मेटल हार्ड होते हैं। आप बहुत सारे मेटल को देखोगे ऑलमोस्ट ऑल हार्ड होते हैं, लेकिन मर्क्यूरी हो गया, मर्क्यूरी तो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, है ना। तो देखो एक्सेप्शन आ गया यहाँ पे। उसी तरीके से अगर मैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात बोलूं तो जैसे मैंने यहां पर आपको बताया फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, वैसे ही फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल क्या होगा? इसका उल्टा होगा। अगर मैं बात करूं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, तो नॉन मेटल के केस में क्या होगा? जो भी प्रॉपर्टीज होगी मेटल्स की उसका उल्टा होगा। नॉन मेटल की प्रॉपर्टी मेटल से उल्टी होगी।
तो हम बोलते हैं कि मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर नहीं होंगे, बिल्कुल। तो आप जो भी नॉन मेटल उठा लो, आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं दिखाई देंगे। लेकिन ग्रेफाइट एक्सेप्शन है। ग्रेफाइट जो आपकी पेंसिल की निब होती है वो किससे बनी होती है? ग्रेफाइट से बनी होती है। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, दीज आर द जनरल प्रॉपर्टीज। ये जनरल है। जनरल मतलब ये बहुत सारी चीजों में आपको मिल जाएगा, बट कई जगहों पर ये एक्सेप्शनल केस बन करके भी आपको दिख सकता है। तो ये जो भी चीजें हैं इसको उल्टा करके लिख देना, वाइस वर्सा। अगर आपने यहाँ पर लिख दिया है हार्ड मेटल के केस में, तो यहाँ पर क्या लिखोगे? हार्ड का उल्टा क्या होता है? सॉफ्ट होता है, राइट। दूसरा ये बोल रखा है कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, या बोल सकते हो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो भी है ये इसका उल्टा आपको लिख देना है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। तो आई थिंक सो कि ये जो भी चीज़ें हैं आप इसको उल्टा करके लिख लेंगे, राइट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। फिर आप इसमें एक और चीज़ देखोगे, मेटलॉइड। मेटल तो समझ में आ गया, नॉन मेटल भी समझ में आ गया। मेटलॉइड, मेटलॉइड उनको बोलते हैं जो मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। जो मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं उनको हम लोग मेटलॉइड बोलते हैं। ओके, तो एक बार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स आर द एलिमेंट, मेटलॉइड्स are the element which shows, are the element which show properties of both metal and non-metal, of both metal and non-metal, metal and non-metal. Arsenic, arsenic, antimony, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ, ये जो स्पीशीज़ हैं या ये जो एलिमेंट हैं, दीज आर मेटलॉइड्स। इनमें मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अगर टेम्परेचर कम है, अगर टेम्परेचर कम है, लो टेम्परेचर पे, ये एक्ट करते हैं एज अ नॉन मेटल, एज अ नॉन मेटल। इनका बिहेवियर नॉन मेटेलिक होता है। लेकिन टेम्परेचर अगर आपने बढ़ा दिया, हाई टेम्परेचर कर दिया, तो हाई टेम्परेचर पे इनका जो बिहेवियर होता है वो मेटल्स के जैसा होता है, मेटेलिक बिहेवियर होता है, करेक्ट। तो एलिमेंट 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। तो ये जो 6 पॉइंट आपको दिखा रखे हैं, हो सकता है 6 के साथ और भी पॉइंट्स बढ़ जाएं, तो जैसे जैसे पॉइंट बढ़ेंगे आप ऐड कर दीजिएगा। जैसे एक और पॉइंट मुझे याद आ रहा है, मेल्टिंग पॉइंट। जो मेटल होते हैं दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। और वही चीज़ जब आप नॉन मेटल में लिखोगे तो क्या लिखोगे? लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि मेटल हार्ड होते हैं। आपने देखा होगा मेटल जो है वो हार्ड है। हार्ड क्यों है? क्योंकि मेटल के जो पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी टाइटली एक दूसरे से पैक हो रखे हैं, वो काफ़ी टाइटली एक दूसरे से पैक हो रखे हैं, तो उनको अलग कर पाना काफ़ी मुश्किल है। क्योंकि उनको अलग कर पाना काफ़ी मुश्किल है, इस वजह से उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है। जबकि नॉन मेटल देखेंगे तो वैसे ही लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, गैसेस फॉर्म में रहते हैं, पार्टिकल वैसे एक दूसरे से दूर दूर हैं, तो उनको सेपरेट कर पाना आसान है, इस वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लो रहता है। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल पे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। जब भी बात आती है केमिकल प्रॉपर्टीज की तो वहाँ पर हमेशा रिएक्शंस की बात की जाती है। अब ये जो मेटल होते हैं ये कैसे कैसे रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, बेस के साथ, वाटर के साथ, अगर जलाया जाए तो क्या प्रॉपर्टीज क्रिएट होती हैं, राइट। तो वो सब हम लोग को स्टडी करना है। सबसे पहला तो ये जो मेटल होते हैं, मेटल को चलो मैं M से रिप्रेजेंट करता हूँ। मेटल की एक सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये होती है कि मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन रिलीज करने को तैयार रहते हैं। तो जो मेटल है दे विल ऑलवेज फॉर्म कैटाइन, दे विल ऑलवेज ट्राई टू फॉर्म कैटाइन। तो मेटल N+ एंड साथ साथ में N इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिलीज हुए हैं। ये तो जस्ट स्केलेटन है। अब जैसे एग्जांपल मैं अगर सोडियम की बात करूँ तो आप देखोगे कि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने को तैयार है, तो सोडियम 1+ बनाता है और 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 281। तो आउटर मोस्ट में
8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब सोडियम के पास एक ऑप्शन है कि 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन कर ले या 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर ले, तो ज़्यादा आसान क्या उसके लिए, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करना। इसीलिए सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर लेता है और सोडियम 1+ बनाता है। जैसे अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम की, अब मैग्नीशियम का ज़रा देखो कॉन्फ़िगरेशन 282। अब मैग्नीशियम के पास 2 ऑप्शन है, या तो कहीं से 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले या तो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर ले। तो ज़्यादा आसान क्या मैग्नीशियम के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करना। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है 2,8 और साथ में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते हैं, है ना। उसी तरीके से अगर मैं एल्युमिनियम की बात करूँ तो एल्युमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन है 283, है ना। अब यहाँ पर क्या होता है, एल्युमिनियम को चाहिए कि या तो कोई उसको 5 इलेक्ट्रॉन दे दे या तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर ले। तो एल्युमिनियम के लिए ज़्यादा आसान क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करना और उसी से उसका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल बन जाता है। तो मेटल जो होते हैं उनका हमेशा इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी होती है ना। मेटल हैव द टेंडेंसी टू रिलीज इलेक्ट्रॉन। चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू रिलीज इलेक्ट्रॉन, और इसी वजह से ये हमेशा फॉर्म करते हैं कैटायन एंड देयरफॉर फॉर्म कैटायन, और इस वजह से ये कैटायन बनाते हैं। आपको मालूम है ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, ये जैसे सोडियम के केस में 1 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन, एल्युमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन। अगर ये प्योर मेटेलिक फॉर्म में, जैसे मान लो आपने वायर बना रखी है, लेट से आपने एल्युमिनियम की वायर बना रखी है, इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्शन कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं, वो यही वाले इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं। ये जो बाहर निकले हुए इलेक्ट्रॉन है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, यही काम कर रहे हैं। तो अब हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं रिएक्शन विद डिफरेंट स्पीशीज। जैसे सबसे पहला है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। सबसे पहला रिएक्शन विद ऑक्सीजन, किसका रिएक्शन, मेटल्स का रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो जब कभी भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो फॉर्म करता है ऑक्साइड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स। तो ये जो स्केलेटन रिएक्शन होगी वो होगी मेटल प्लस ऑक्सीजन, विल गिव यू मेटल ऑक्साइड। और इस प्रोसेस में आपको हीट करना पड़ेगा। क्या करना होगा, हीट करना होगा। सो मेटल प्लस ऑक्सीजन आपको हीट करना होगा, तो क्या मिलेगा, ये मेटल ऑक्साइड। अब जैसे एग्जांपल के लिए सोडियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन। अब डायरेक्टली तो कोई रिएक्ट करेगा नहीं, तो आपको क्या करना होता है, हीट, और ये हीट का सिंबल है। और इससे क्या बनेगा, Na2O। नाउ यू हैव टू बैलेंस। और बैलेंस कैसे होएगा, देखिए यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे आपने 2 मल्टीप्लाई किया, तो सोडियम के आगे लग जाएगा 4, राइट। आपको ये सिर्फ स्केलेटन याद रखना है, पूरा रिएक्शन याद नहीं रखनी है। उसके बाद जैसे मैग्नीशियम प्लस O2, क्या होगा यहाँ पर, तो ये होगा MgO। अब ये जो MgO है इसके साथ क्या होगा, आगे देखो यहाँ पे 2 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे 2Mg हो जाएगा। अच्छा, एक बात याद रखो कि कोई ऐसे स्पीशीज होते हैं, कोई ऐसे मेटल होते हैं जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो वहाँ पे आपको हीट करना नहीं पड़ेगा। जैसे सोडियम के मामले में आपको हीट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन मैग्नीशियम के मामले में आपको करना पड़ेगा। अगर आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना है तो आपको मैग्नीशियम को जलाना होगा, आपको हीट सप्लाई करनी होगी। लेकिन सोडियम खुद ही इतना रिएक्टिव है कि उसको एक्सटर्नली किसी की ज़रूरत है नहीं, राइट। उसी तरीके से अगर मैं आयरन की बात करूं, आयरन का रिएक्शन विद ऑक्सीजन क्या होगा, Fe+O2। तो इसको तो भाई गर्म करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आयरन उतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, राइट। आयरन उतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है Fe3O4। दिस बिकम Fe3O4। अब बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, देखो यहाँ पे 2O2 किया और आयरन के आगे हमको 3 लगाना होगा। तो ये था रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो मेटल जब कभी भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं मेटल ऑक्साइड। अब दूसरा रिएक्शन विद वाटर, सेकेंड वन इज रिएक्शन विद वाटर। तो जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, तो याद रखो यहाँ पर बनता है मेटल ऑक्साइड या फिर हाइड्रोक्साइड। तो क्या होता है यहाँ पर, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड।
फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड। और अगर ज़्यादा अमाउंट में आपने वाटर ले रखा है तो इन दैट केस हाइड्रोक्साइड भी बन जाता है, इन दैट केस हाइड्रोक्साइड भी बन जाता है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपने लिया मेटल, आपने लिया मेटल, मेटल का रिएक्शन आपने किया वाटर के साथ, तो क्या बनेगा, बनेगा मेटल ऑक्साइड, बनेगा यहाँ पर मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन यहाँ से निकल के अलग हो जाएगा, राइट। अब यही मेटल ऑक्साइड है, ये फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट कर लेगा। अगर आपने बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर ले रखा है, बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर ले रखा है, तो ऐसे में ये बन के तैयार होगा मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड। तो ज़रा इस बात को समझिए, आपने लिया मेटल, मेटल का रिएक्शन आपने कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ वाटर में किया, मतलब लिमिटेड वाटर में किया। अगर वाटर आपके पास लिमिटेड अमाउंट है तो इन दैट केस क्या बन के तैयार होगा, मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। लेकिन अगर वाटर बहुत ही ज़्यादा होगा तो इन दैट केस जो मेटल ऑक्साइड बना वो फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि मेटल का रिएक्शन अगर लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर के साथ किया जाए तो ये बनाएगा मेटल ऑक्साइड। क्या बनाएगा ये, मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस जो बनेगी वो उड़ जाएगी, है ना। लेकिन अगर उसी मेटल का रिएक्शन आप एक्सेस वाटर के साथ करो, बहुत ज़्यादा वाटर है, तो इन दैट केस आपको मिलेगा मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या मिलेगा आपको, मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो याद रखना, लिमिटेड वाटर है तो मेटल ऑक्साइड, लेकिन अगर एक्सेस वाटर है तो मेटल हाइड्रोक्साइड। तो एक्सेस वाटर में क्या होता है, पहले तो मेटल ऑक्साइड बनता है, वो मेटल ऑक्साइड फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट कर लेता है और फिर मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो ये दोनों चीजें बन सकती है, वाटर अगर लिमिटेड है तो मेटल ऑक्साइड, लेकिन अगर वाटर एक्सेस में है तो जो मेटल ऑक्साइड बना वो फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेगा। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर दूं, जरा देखिए, मैं इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो देखो क्या होगा, यहाँ पे मेटल ऑक्साइड कैंसिल, यहाँ से मेटल ऑक्साइड कैंसिल, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कैंसिल। तो अब देखो क्या बना, यहाँ पर लेफ्ट साइड में है मेटल और राइट साइड में क्या है, वाटर प्लस वाटर, अगेन ट्वाइस वाटर हो जाएगा, वाटर प्लस वाटर ट्वाइस वाटर। अब वो ट्वाइस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो बैलेंसिंग के टाइम पे वो 2H2O आएगा या 3H2O या 4H2O, वो तो आपको पता चल ही जाएगा, है ना। और राइट साइड में देखो क्या हो गया, ये बन गया मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या बन गया, ये मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो अब ये एक तीसरी इक्वेशन बन करके तैयार हो गई, पहले वाली इन दोनों को एडअप करके, पहले वाले दोनों को एडअप करके अब देखो ये तीसरी एक इक्वेशन बन करके तैयार हो गई, ठीक है। तो चलिए इसके ऊपर जरा एक एग्जांपल से देख लेते हैं। अब एग्जांपल है मेरे पास, मान लीजिए पोटेशियम, पोटेशियम का रिएक्शन मैंने कराया वाटर के साथ, तो क्या बनेगा, तो मेटल रिएक्ट विद वाटर टू गिव मेटल हाइड्रोक्साइड, तो मतलब कि ये बन जाएगा KOH और साइड में क्या अलग हो जाना चाहिए, हाइड्रोजन अलग हो जाना चाहिए। पर क्या ये बैलेंस है ना, ये बैलेंस अभी नहीं है। तो कैसे करेंगे बैलेंस, यहाँ पे 2 ऐड कर दो, है ना। तो कितने हाइड्रोजन हो गए, 2 और 2 4 हाइड्रोजन हो गए। तो 4 हाइड्रोजन हो गए तो लेफ्ट साइड में 2H2O हो गया, है ना। अच्छा वाटर ऑक्सीजन कितना है, राइट साइड में 2 ऑक्सीजन, लेफ्ट साइड में 2 ऑक्सीजन। अच्छा इसका मतलब पोटेशियम की कमी हो रही है यहाँ पर, तो 2K। तो देखो 2K प्लस 2H2O गिव 2KOH प्लस H2। आपके मन में एक सवाल आएगा, सर हमको ये इक्वेशन नंबर 1 याद रखनी है, ये 2 याद रखनी है, या ये 3 वाली याद रखनी है जो आपने फाइनली प्रोड्यूस करी। तो देखो सबसे पहले तो आप ये थर्ड वाला याद रखो, सबसे पहले तो आप ये थर्ड वाला याद रखो। अगर थर्ड वाला याद हो जाती है उसके बाद ये पहला और दूसरा याद रखना, क्योंकि पहले और दूसरे के एडअप होने से थर्ड इक्वेशन मिली है, मतलब थर्ड इक्वेशन इज द मेन इक्वेशन, राइट। तो थर्ड वाले को याद रखो और उसके बेसिस पे आपको काम करना है। उसके बाद एक और जैसा एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए मेरे पास है सोडियम, सोडियम का रिएक्शन मैंने कराया वाटर के साथ, तो सोडियम प्लस H2O, तो क्या बनाएगा ये बनाएगा NaOH प्लस यहाँ से हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, तो ये 2NaOH हो गया और यहाँ पर बन गया 2Na, है ना, और ये बन जाएगा 2H2O सेम। तो देखिए अगेन इन दोनों केस में हीट एनर्जी रिलीज होगी, डेल्टा किसका सिंबल है, हीट का, दोनों केस में हीट रिलीज होगी, राइट। तो जब कभी भी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है, आप पानी में कभी सोडियम को डाल के देखो, कभी देखोगे आप, हो सकता है लैब में आपको टीचर दिखाए, सोडियम चीज के जैसा होता है, उसको जैसे आप पानी में डालोगे ना वैसे ही वो ऐसा होगा, फट 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 करके ऐसा पटाखे जैसा फटना शुरू हो जाएगा और उसमें से हीट भी रिलीज होगी, क्योंकि सोडियम हो गया पोटेशियम हो गया ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, दिस टू आर वेरी मच रिएक्टिव। उसी तरीके से अगर मैं कैल्शियम ले लूँ, ये देखिए कैल्शियम ले लेता हूँ मैं, कैल्शियम का रिएक्शन मैं वाटर के साथ कराता हूँ, तो ये बनाएगा CaO
CaOH2, क्या बनाएगा ये CaOH2 प्लस हाइड्रोजन H2 यहाँ से अलग, ठीक है, प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन अलग। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज देखिए जरा, सुनिए, Ca के साथ OH2 कैसे हुआ? आपने क्लास 9th में पढ़ा था कि कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, पढ़ा था, कैल्शियम +2 होता है, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, ये पढ़ा था आप लोगों ने। एंड OH की कितनी होती है, ये देखो जरा साइड में मैं लिख देता हूं, आपने क्लास 9th में पढ़ा था, वो जो वैलेंसी वाला चैप्टर था उसमें पढ़ा था आपने कि कैल्शियम का +2 होता है और OH का क्या होता है, -1 होता है। तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, Ca1OH2, Ca1OH2, इसलिए ये CaOH2 बना। अब इसको वही है बैलेंस करेंगे, तो लेफ्ट साइड में एंड राइट साइड में जरा देखो, राइट साइड में 4 हाइड्रोजन है तो लेफ्ट साइड में 2 मल्टीप्लाई कर दिया, राइट साइड में 2 ऑक्सीजन, लेफ्ट साइड में 2 ऑक्सीजन, बैलेंस हो गया, और कैल्शियम एक बैलेंस ही है ये, राइट। सिमिलरली मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम रिएक्ट विद वाटर H2O, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा MgOH2 प्लस हाइड्रोजन यहाँ से अलग हो गया, है ना, और बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे 2 कर दिया, और यहाँ पे देखो डेल्टा इधर है, डेल्टा इधर है, तो इसका मतलब ये हो गया कि मैग्नीशियम के केस में आपको हीट देनी पड़ेगी, मैग्नीशियम के केस में आपको हीट देनी पड़ेगी, लेकिन वही जब ये सोडियम का केस था या पोटेशियम का केस था, यहां पर आपको हीट मिली, है ना। देखो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती हैं, अपने आप ही उनमें आग लग जाती है, आपको कुछ भी करने का जरूरत ही नहीं है। लेकिन वही चीज कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें आपको हीट देनी पड़ती है। जैसे आप अपने घर में गैस जलाओ, गैस जलाने के लिए आप लाइटर का इस्तेमाल करते हो, लाइटर में देखा है क्या, एक पतली सी चिंगारी निकलती है, बस उस चिंगारी से आपका गैस जल जाता है। क्या आप उसी लाइटर से लकड़ी को जला सकते हो? क्या उसी लाइटर से कोयले को जला सकते हो? नहीं, क्योंकि ये जो गैस है, गैस हाईली फ्लेमेबल है, एक चिंगारी से उसमें आग लग गई। लेकिन कोयला हो गया, लकड़ी हो गया, इसको काफी देर तक आपको खुद से जलाना पड़ता है, हीट देनी पड़ती है, तब जाके ये जलते हैं। तो आप ये बोल सकते हो रिएक्टिविटी वाला सीन है, पोटेशियम सोडियम ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, इस वजह से इनको हीट देने की जरूरत नहीं है, उल्टा ये आपको हीट देंगे। लेकिन मैग्नीशियम के केस में आपको जलाना पड़ेगा, आपको माचिस की तिल्ली जलानी पड़ेगी, फिर आपको उससे हीट देनी पड़ेगी, राइट। ओके, तो मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तीसरा रिएक्शन, रिएक्शन विद एसिड, द थर्ड वन, रिएक्शन विद एसिड, रिएक्शन विद एसिड। अब हम क्या देख रहे हैं कि मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ क्या होगा। तो जब कभी भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो फॉर्म करेगा वो फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, दे विल फॉर्म सॉल्ट, ठीक है। तो एसिड का रिएक्शन, मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ क्या बनाएगा, सॉल्ट। तो पहले क्या था, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, दूसरा था रिएक्शन विद वाटर, तीसरा है रिएक्शन विद एसिड। अब इसमें भी वही सेम स्केलेटन रिएक्शन बन के तैयार होगी। तो स्केलेटन रिएक्शन इसकी क्या है कि मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड, मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू गिव मेटल सॉल्ट। क्या देता है ये आपको, ये आपको देता है मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। सो दिस इज योर स्केलेटन रिएक्शन, एंड इसी स्केलेटन रिएक्शन के बेसिस पे आपको रिएक्शंस को बनाना है। अब एग्जांपल के लिए मान लेते हैं सोडियम, सोडियम रिएक्ट विद HCl, डाइल्यूटेड है, ये डाइल्यूटेड मतलब वाटर है, क्योंकि एसिड अपना इफेक्ट कब दिखाएगा, पानी में ही, है ना। तो ये क्या बनाएगा, NaCl प्लस H2। अब देखिए जरा बैलेंसिंग करेंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, देखो क्या बैलेंस हुआ। ये सोडियम रिएक्ट विद मेटल, सॉरी सोडियम रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, राइट। उसके बाद जैसे अगला देखते हैं, नेक्स्ट वन, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम रिएक्ट विद H2SO4, मैग्नीशियम रिएक्ट विद H2SO4, तो क्या देगा, अगेन ये भी एसिड है, तो क्या देगा MgSO4 प्लस यहाँ से H2 अलग हो जाएगा। अब यहाँ पर बैलेंसिंग करने का जरूरत नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ ज़रा देखिए, मैग्नीशियम का एंड SO4 का वैलेंसी देखेंगे तो मैग्नीशियम का +2 होता है, SO4 का 2- होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या आएगा, Mg2SO4 तो बेसिकली रेशियो क्या है इसका, 1:1 का ही तो रेशियो है, कट गया ना ये, तो MgSO4 करेक्ट, कट गया ना, ये भी 2 था, ये भी 2 था, तो कट के रेशियो 1:1 का आ गया। उसके बाद जैसे एक और एग्जांपल कैल्शियम का ले लेते हैं, कैल्शियम रिएक्ट विद 2
2 तो बैलेंसिंग के बाद की चीज़ है। कैल्शियम रिएक्ट विद HCl और ये आ जाएगा कैल्शियम के साथ क्या होगा, CaCl2 है ना, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी कितनी +2, क्लोरीन की वैल्यू की वैलेंसी कितनी -1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई देखो क्या होगा CaCl2। अच्छा ये प्लस और माइनस को आपको इग्नोर करना है। प्लस माइनस तो सिर्फ ये बताता है कि कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है और कौन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो वो इग्नोर करना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड आपको लेना है। जैसे यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 1 है, तो CaCl2 प्लस यहाँ पर क्या होगा H2 अलग हो जाएगा। अब बैलेंसिंग करेंगे तो यहाँ पे 2HCl। क्लियर हो गई होगी ये बात। तो ये 3 मेजर इक्वेशन है आपके पास, कौन कौन सी, एक है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद वाटर एंड रिएक्शन विद एसिड। तो इन स्केलेटन रिएक्शन को आपको याद करना है एंड इसी के बेस पे आपको क्वेश्चन करना है। एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पर और भी है कि ये जो ऑक्साइड फॉर्म हुए, जैसे देखिए आपने यहाँ पर रिएक्शन विद वाटर किया, तो मेटल का रिएक्शन जब वाटर के साथ हुआ तो यहाँ पर देखो क्या बना, ये मेटल हाइड्रोक्साइड है ना। सिमिलरली इसके ऊपर अगर आप देखो कि मेटल का रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ हुआ तो क्या बन के तैयार हुआ, मेटल ऑक्साइड। क्या बन के तैयार हुआ, मेटल ऑक्साइड। अब ये जो मेटल ऑक्साइड है, एक बार जरा इसके ऊपर भी नजर मार लेते हैं कि जो मेटल ऑक्साइड है ये क्या प्रॉपर्टी दिखाते हैं। तो नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड, एक बार एक नया टॉपिक डालेंगे यहां पर, नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड। नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड का क्या नेचर है। तो मेटल ऑक्साइड का क्या नेचर है भाई, तो सबसे पहला इसमें है एक्शन विद वाटर, या बोल सकता हूं मैं रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन एक ही चीज है। तो रिएक्शन विद वाटर, वाटर के साथ क्या रिएक्शन होगा, तो अगेन इसका भी स्केलेटन रिएक्शन बन करके तैयार होगा। तो याद रखो मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर गिव यू मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या देता है ये आपको, ये आपको देता है मेटल हाइड्रोक्साइड। तो मेटल रिएक्ट विद वाटर टू गिव मेटल हाइड्रोक्साइड। अब ये एक रिएक्शन है, बट ये जो रिएक्शन है ये किसकी है, ये रिएक्शन है मेटल ऑक्साइड की। ये जो रिएक्शन है ये मेटल ऑक्साइड की है, मेटल की नहीं है, मेटल ऑक्साइड की है। तो जैसे एक एग्जांपल के लिए लेंगे हम लोग Na2O है ना, मेटल ऑक्साइड है ये। इसका रिएक्शन अगर आप वाटर के साथ करोगे, इसका रिएक्शन वाटर के साथ करोगे तो क्या बनाएगा ये 2NaOH, मेटल हाइड्रोक्साइड। सिमिलरली जैसे K2O, इसका रिएक्शन आप वाटर के साथ करोगे पोटेशियम ऑक्साइड का, तो क्या बनाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, 2KOH। सिमिलरली जैसे MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका रिएक्शन आप वाटर के साथ करोगे तो ये देगा MgOH2 है ना। सिमिलरली आप कैल्शियम ले लो, कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन आप वाटर के साथ कर लो, तो वाटर के साथ करोगे तो ये बन जाएगा CaOH2, राइट। उसके बाद जैसे एल्युमिनियम Al2O3, इसका रिएक्शन जब आप वाटर के साथ कराओगे तो ये बनता है AlOH3। अब बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे आपको 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ आपको 3 लगाना पड़ेगा, राइट। हाँ, तो एल्युमिनियम के साथ OH3 क्यों आया, क्योंकि एल्युमिनियम का +3 होता है वैलेंसी एंड OH का कितना होता है -1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई AlOH3। तो रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन विद वाटर, तो क्या फॉर्म होता है यहाँ पर, ब्रैकेट में मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है। तो मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर गिव यू मेटल हाइड्रोक्साइड। एक और चीज, रिएक्शन विद एसिड के साथ क्या रिएक्शन होगा, तो जो एसिड के साथ रिएक्शन होता है वो यहाँ पर क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, यहाँ पर सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है। तो इसका स्केलेटन रिएक्शन क्या है, स्केलेटन रिएक्शन ये है मेटल ऑक्साइड
मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव यू सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर. सो दिस इज योर स्केलेटन रिएक्शन. एंड अब इसी स्केलेटन रिएक्शन के बेसिस पे इक्वेशन देखते हैं. तो जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद HCl, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद HCl तो क्या बनाएगा? सॉल्ट. सॉल्ट मतलब CaCl2 ही बनेगा, प्लस वाटर अलग कर लो H2O. अब बैलेंस करना पड़ेगा तो ये 2HCl हो जाएगा, बाकी तो सब वैसा ही है. जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं MgO का, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका रिएक्शन HCl के साथ करा देते हैं तो क्या बनाएगा? MgCl2 प्लस H2O. अब बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 एडअप हो जाएगा. सिमिलरली Al2O3 हो गया, इसका रिएक्शन HCl के साथ कराएंगे तो क्या बनाएगा? ये AlCl3 है ना, प्लस 3H2O होएगा बैलेंस करके, क्योंकि यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पर 6 आएगा. बैलेंसिंग तो आप सीख ही गए होंगे, राइट. एक और जैसे देखते हैं जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विद HCl और ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा ZnCl2 प्लस वाटर. तो अब बैलेंसिंग के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे 2HCl ऐड कर देंगे. तो देखिए ये जो मेटल ऑक्साइड है, इन्होंने एसिड के साथ रिएक्ट किया और क्या बनाया? सॉल्ट एंड वाटर. अब आप याद कीजिए, आपने पहले एक इक्वेशन पढ़ी थी, याद करो ज़रा, एसिड बेस वाले चैप्टर में आपने एक इक्वेशन पढ़ी थी कि जब कभी भी एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करता है, इसको मैं ऐसा लिखता हूँ, जब कभी भी एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करता है, बेस प्लस एसिड गिव यू क्या? सॉल्ट एंड वाटर, है ना. जब कभी भी एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट एंड वाटर बनाता है. अब यहां पर देखो, एसिड तो एसिड ही है और साइड में आपने क्या लिखा? मेटल ऑक्साइड. साइड में आपने क्या लिया? मेटल ऑक्साइड. तो मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो अगेन ये भी सॉल्ट बना रहा है प्लस वाटर बना रहा है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो मेटल ऑक्साइड है ये पक्का बेसिक नेचर के होते हैं. इसका मतलब तो यही हुआ, क्योंकि देखो एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, और मेटल ऑक्साइड भी जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनाता है. इसका मतलब पक्का मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा है? बेसिक नेचर है. तो यहां पर कहीं पर आप लिख लीजिए कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, आर बेसिक इन नेचर. ये जो मेटल ऑक्साइड होते हैं इनका नेचर बेसिक होता है. मेटल ऑक्साइड का नेचर बेसिक होता है, मतलब इनका जो pH है वो ग्रेटर देन 7 निकल करके आएगा, क्योंकि ग्रेटर देन 7 किसका pH होता है? बेस का होता है. तो मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर. नॉट इवन मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड हो गया या हाइड्राइड हो गया, ये जो भी मेटल के जो बने होते हैं ना वो बेसिक नेचर के होते हैं. एंड नॉन मेटल के कैसे होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं. ये याद रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. क्या? कि मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर. मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर. इसके अलावा कुछ ऐसे ऑक्साइड भी होते हैं जो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं. एम्फोटेरिक का मतलब क्या हो गया कि इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक भी होते हैं, बेसिक भी होते हैं. वो एसिडिक भी होते हैं, बेसिक भी होते हैं. जैसे Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड, ये एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, मतलब कि ये एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं, राइट. तो ये एक एक्सेप्शनल केस है, इसलिए मैं इसको रेड पेन से लिख रहा हूं. कौन? एल्यूमिनियम वाला केस. Al2O3 प्लस 2NaOH, ये आपको देगा NaAlO2. बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे 2 आ जाएगा प्लस H2O. ये एक एक्सेप्शनल केस है, ये एक एक्सेप्शनल केस है. यहाँ पर ये क्या बन रहा है? दिस इज सोडियम एल्मिनेट, दिस इज सोडियम एल्मिनेट. ठीक है. तो अब आप यहाँ पर देखिए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विद बेस टू गिव सॉल्ट. ये देखिए, ये क्या है यहाँ पर? ये है यहाँ पर सॉल्ट एंड वाटर. तो अब आप एक चीज मुझे बताइए, ये है बेस और ये जो प्रोड्यूस हुआ ये है सॉल्ट एंड वाटर, राइट. तो सॉल्ट एंड वाटर कब होता है? जब कोई बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है. तो यहां पर
एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड है, मेटल का ऑक्साइड है, वो कैसा रिएक्ट कर रहा है? एज अ एसिड। वो कैसे रिएक्ट कर रहा है? एज अ एसिड। और यहां पर देखिए, ये इस वाली इक्वेशन में देखिए वो कैसे रिएक्ट कर रहा था? एज अ बेस, क्योंकि इस वाले रिएक्शन में ये एसिड है और यहां पर ये बना रहा है सॉल्ट और ये बना रहा है वाटर। तो इसका मतलब यहां पर ये कैसा एक्ट कर रहा है? एज अ बेस। देख रहे हो क्या? तो ये जो इक्वेशन है यहां पर जिसमें मैंने टिक कर रखा है, Al2O3 बेस के जैसा काम कर रहा है और यहां पर Al2O3 कैसा काम कर रहा है? एसिड के जैसा। तो इनको एम्फोटेरिक बोला जाता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोला जाता है। दीज आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो आप चाहो तो यहां पर लिख सकते हो, आप लिख सकते हो यहां पर कि द ऑक्साइड विच एग्जिबिट, द ऑक्साइड विच exhibits the character of both acidic and basic oxide, are known as amphoteric oxide, are known as amphoteric oxides। एग्जाम्पल क्या हो गया? जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्शन दे ही रखी है ऊपर, जैसे जिंक ऑक्साइड एक्सेट्रा। तो ये जो हैं ये एम्फोटेरिक नेचर के हैं, मतलब कि ये एसिडिक नेचर भी दिखाते हैं एंड बेसिक नेचर भी दिखाते हैं। इनको बोला जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इन रिएक्शन के साथ साथ एक रिएक्शन और भी है जिसे बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ मेटल, और ये एक सॉल्यूशन में ही होता है ना। तो नेक्स्ट जो रिएक्शन है दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ मेटल इन सॉल्यूशन। अब जैसे नाम से समझ में आ रहा होगा कि ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब एक मेटल दूसरे मेटल को उसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देगा। टेक एन एग्जांपल, लेट्स से जिंक सॉलिड फॉर्म है एंड यहां पर आपने ले रखा है कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, राइट। तो क्या होगा, जैसे आप जिंक को डिप करोगे तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो ये बना देगा ZnSO4 एक्वस प्लस कॉपर यहां से अलग हो जाएगा। तो क्या हुआ, यहां पर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, एक मेटल ने दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर दिया उसके सॉल्यूशन में से, राइट। क्या ये उल्टा पॉसिबल है? मतलब क्या ऐसा हो सकता है क्या, किस कॉपर है, कॉपर प्लस आपने ZnSO4 कर दिया, तो क्या ये CuSO4 बनाएगा एंड Zn अलग हो जाएगा? क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। ऊपर वाला पॉसिबल है जबकि नीचे वाला रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। भाई डिस्प्लेसमेंट तो दोनों में हो रहा है, तो ऊपर वाला पॉसिबल है, नीचे वाला पॉसिबल क्यों नहीं है? तो उसका रीजन है, द रीजन इज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। क्या होगा यहां पर रीजन, कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, therefore it replaces copper। इसके लिए वो कॉपर को रिप्लेस कर देता है, राइट। जबकि दूसरा इक्वेशन इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि कॉपर तो कम रिएक्टिव है। तो याद रखो, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। अब फिर एक सवाल उठेगा मन में कि सर उस हिसाब से तो हमको पता होना चाहिए कि कौन रिएक्टिव है कौन नहीं है। बिल्कुल पता होना चाहिए। तो इसके लिए एक रिएक्टिविटी सीरीज है, देयर इज अ रिएक्टिविटी सीरीज जो बताता है कि कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद रखनी है। रिएक्टिविटी सीरीज के ही बेसिस पे आप ये बता सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा या नहीं होगा। तो ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है इसमें सबसे ऊपर आता है पोटेशियम, सबसे ऊपर है पोटेशियम। पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, इट इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। पोटेशियम सबको डिस्प्लेस कर सकता है। पोटेशियम से कम कौन है, सोडियम।
मतलब कि अगर सोडियम और पोटेशियम की लड़ाई हुई तो पोटेशियम सोडियम को डिस्प्लेस कर देगा, पोटेशियम सोडियम को डिस्प्लेस कर देगा, लेकिन सोडियम कभी पोटेशियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। उसके नीचे आता है बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के नीचे आता है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद आता है जिंक, जिंक के बाद आता है क्रोमियम, क्रोमियम के नीचे आता है आयरन, क्रोमियम के नीचे आता है आयरन, आयरन के नीचे आता है कैडमियम, फिर आता है कोबाल्ट, फिर आता है निकल, फिर आता है टिन, फिर आता है लेड, राइट। उसके बाद आता है हाइड्रोजन। खैर हाइड्रोजन तो एक नॉन मेटल है, लेकिन इसको एक कंपैरिजन बेसिस के लिए रखा जाता है, आगे चल करके पढ़ोगे, है ना। फिलहाल मैं लिख देता हूँ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद आता है कॉपर। क्या मैं इधर लिख दूँ? ये जो बाद वाली सीरीज़ है मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि एक टेबल एक साथ रहेगा। कॉपर, फिर आता है मर्क्यूरी, मर्क्यूरी के बाद आता है सिल्वर, फिर आता है गोल्ड, और फिर आता है प्लेटिनम। तो प्लेटिनम इज द लीस्ट रिएक्टिव, प्लेटिनम इज द लीस्ट रिएक्टिव, ओके। अच्छा एक चीज़ देखो, जो आप ज्वेलरीज पहनते हो वो प्लेटिनम की और गोल्ड की पहनते हो, है ना। सिल्वर की भी कई कबार पहन लेते हैं, क्यों? क्योंकि सबसे कम रिएक्टिव है। आपने कभी देखा है कि गोल्ड में जंग लग गया? कभी देखा है? प्लेटिनम में जंग लग गया कभी देखा है? नहीं देखा आपने, राइट। जबकि आयरन में जंग लग जाता है, कॉपर में जंग लग जाता है, तो इनकी कभी ज्वेलरीज बनती ही नहीं है। तो बात यहाँ पर यही है कि जो सबसे कम रिएक्टिव होते हैं उनकी ज्वेलरी बनाई जाती है और हाईली रिएक्टिव ज्वेलरी नहीं बनती है। और रिएक्टिविटी सीरीज ये बताती है कि कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव और कौन सबसे कम रिएक्टिव है। तो एक बात याद रखो, जैसे ये टिन है, टिन लेड को रिप्लेस कर सकता है, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम इनको रिप्लेस कर सकता है, ओके। तो जो भी ऊपर वाला एलिमेंट है वो अपने से नीचे वालों को रिप्लेस कर सकता है, जबकि नीचे वाला एलिमेंट ऊपर वाले को रिप्लेस नहीं कर सकता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। जैसे एक एग्जांपल के लिए आपको पूछा गया कि क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है कि क्रोमियम प्लस CaSO4, क्या ये CrSO4 प्लस Ca ऐसा कुछ बना सकता है? तो आपको ध्यान क्या देना है कि कौन किसको रिप्लेस कर रहा है। क्रोमियम कैल्शियम को यहां पर रिप्लेस कर सकता है क्या? तो इसके लिए जो रिप्लेस कर रहा है वो टॉप पे होना चाहिए और जो रिप्लेस हो रहा है वो बॉटम पे होना चाहिए। क्या ऐसा है? क्या क्रोमियम टॉप पे आ रहा है और कैल्शियम बॉटम पे आ रहा है? तो क्रोमियम इधर आ रहा है और कैल्शियम ऊपर आ रहा है। नहीं भाई, क्रोमियम तो नीचे है, कैल्शियम ऊपर है, तो क्या ये रिएक्शन होगी? नहीं होगी, ये रिएक्शन नहीं होगी। क्लियर है? ऊपर वाला नीचे वाले को रिप्लेस कर सकता है, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले को रिप्लेस नहीं कर सकता। अगर आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज याद है तो आप बता सकते हो कि कोई भी रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। अब दूसरा सवाल आपके मन में आएगा कि सर ये जो सीरीज है ये आई कहाँ से, कैसे बनी? ये हमने एक्सपेरिमेंट कर करके निकाली, ये हमने एक्सपेरिमेंट कर करके निकाली। हमने एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवाया तो हमने देखा कि मैग्नीशियम एल्युमिनियम को डिस्प्लेस कर देता है, लेकिन एल्युमिनियम मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाता। इसका मतलब मैग्नीशियम ज़्यादा पावरफुल है, तभी वो एल्युमिनियम को डिस्प्लेस कर देता है। सिमिलरली कैल्शियम मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर देता है, बेरियम कैल्शियम को डिस्प्लेस कर देता है, सोडियम बेरियम को कर देता है, पोटेशियम सोडियम को कर देता है, लेकिन पोटेशियम को डिस्प्लेस करने वाला कोई है ही नहीं। तो इस वे में कंपैरिजन कर करके, एक्सपेरिमेंट कर करके हम लोगों ने ये सीरीज निकाली है। और क्योंकि ये सीरीज हमारे सामने है तो अब हमको ना अलग से एक्सपेरिमेंट करके देखने की जरूरत नहीं है, बस इतना सीरीज याद कर लेंगे और हमारा काम बन जाएगा।